देखो बेटा इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D स्पेस। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। प्लेन में क्या होता है, जैसे 3D स्पेस में कोई प्लेन है आपका, तो प्लेन की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए बात को समझो। जैसे कि अभी तक क्या होता था 3D स्पेस में, तुम्हें लाइन की डायरेक्शन पता हो, लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, तो हम आसानी से निकाल लेते थे उसमें। 3D स्पेस में अगर लाइन है तो लाइन को डायरेक्शन देने वाला वेक्टर पता चल जाएगा, और एक बात ये पता चल जाए कि वो किस पॉइंट से पास कर रही है। अगर दो चीजें पता होती है कि लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है और किसके पैरेलल है, तो हम लाइन की समीकरण निकाल लेते थे। प्लेन की इक्वेशन निकालने में, 3D में प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए तुम इस बात को समझो कि प्लेन में अगर वेक्टर्स की बात की जाए तो इसमें आर्बिट्रेरी वेक्टर्स अरेंज किए जा सकते हैं। आर्बिट्रेरी वेक्टर्स का मतलब क्या है कि प्लेन के अगर, जैसे ये प्लेन है तुम्हारे पास में, इसमें इतने सारे डायरेक्शन के वेक्टर्स तैयार कर सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट डायरेक्शन के वेक्टर्स तैयार हो जाएंगे। अलग अलग डायरेक्शन के बहुत सारे वेक्टर्स बन सकते हैं प्लेन में, लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर एक ही वेक्टर पाया जाएगा। ध्यान से समझो मेरी बात, कोई भी प्लेन के परपेंडिकुलर हमेशा यूनिक वेक्टर पाया जाता है। कोई भी प्लेन के परपेंडिकुलर तुम दो डिफरेंट वेक्टर नहीं पा सकते, क्योंकि प्लेन के लंबवत वेक्टर एक ही होगा। अब तुम कहोगे सर ये लंबवत और ये लंबवत में अंतर होगा, नहीं, ये भी तो पैरेलल हो गए ना। तो प्लेन की डायरेक्शन से रिलेटेड जब भी बात की जाती है तो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर को कंसीडरेशन में लिया जाता है, और जब भी लाइन से रिलेटेड बात की जाएगी तो एक वेक्टर डायरेक्शन देगा, क्योंकि डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन के बिना काम नहीं चलता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं तुम्हें, अगर तो कोई तुमसे कहता है कि इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का एंगल बताओ, तो रेदर देन तुम इन दोनों के बीच का एंगल बताने के बजाय इन दोनों पर लंब जो गिराओगे उनके बीच में जो एंगल आएगा वही उनके बीच का एंगल कहलाएगा। जैसे मान लो ये प्लेन और ये प्लेन 60 डिग्री पर झुके हुए हैं, बीच में एंगल 60 है, तो आपको तुम ये पाओगे कि इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर गिरा दो, दूसरे प्लेन पर परपेंडिकुलर गिरा दो, और इन दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच में भी 60 डिग्री एंगल मिलेगा। तो यानी कि प्लेन की डायरेक्शन से रिलेटेड अगर बात की जाती है तो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर को ही कंसीडरेशन में लिया जाता है। तो अगर एक बात बताओ, प्लेन की तुम्हें 3D में इक्वेशन निकालनी है, तो देखो एक तरीका तो ये है कि प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आपको क्वेश्चन में दिया जाए, आपसे कहा जाए कि ये जो प्लेन है वो इस वेक्टर के लंबवत पाया जाता है, या इस प्लेन के लंबवत ये वेक्टर है। तो ये n वेक्टर जो है वो या तो गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में, एक डाटा तो ये हमको पता होना चाहिए, दूसरा डाटा ये पता हो कि प्लेन में कोई वेक्टर
एक और पता हो, जिससे क्या होगा, इधर देखो बेटा, वरना इक्वेशन पागल हो जाओगे रटते रटते, तुम्हारा समझ में नहीं आएगा और हर इक्वेशन में कहीं का कहीं घूमोगे जाके। मेरी बात सुन लो अभी ध्यान से, सत्यनारायण की कथा नहीं सुना रहा मैं, सुनो ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूँ, अब प्लेन में कोई वेक्टर डला हुआ है, प्लेन के लंबवत वेक्टर दिया हुआ था, प्लेन में कोई वेक्टर डला है। अब एक पोजीशन वेक्टर आप अपनी तरफ से मानोगे जो कि प्लेन की इक्वेशन बनाने में हेल्प करेगा। जैसे तुम सोचो लाइन पर कोई पोजीशन वेक्टर दे रखा होता था, तो एक वेक्टर आर मानते थे जो लाइन पर मूव करता था, जो कि लाइन का बिंदु पथ बनाता था, लोकस तैयार करता था। इसके लिए सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी। तो यहाँ पर क्या किया, एक वेक्टर तो तुम्हें ए वेक्टर दिया गया प्लेन में जो डला हुआ है, और एक आर वेक्टर तुमने अपनी तरफ से पोजीशन वेक्टर मान लिया। अब एक बात बताओ, आर वेक्टर में से अगर ए वेक्टर को घटा दूंगा मैं, तो प्लेन में एक वेक्टर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए एक पोजीशन वेक्टर है और आर भी एक पोजीशन वेक्टर है, और दो पोजीशन वेक्टर के सब्ट्रैक्शन से एक वेक्टर आएगा जो कि प्लेन में ही पाया जाएगा। तो एक बात बताओ, ये बात तुम्हें समझ में आ गई, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये प्लेन में पाया जाने वाला वेक्टर है, ये समझ में आ गई तुम्हें मेरी बात? बताओ यहां तक क्लियर है? देखो आर वेक्टर, आर एक पोजीशन वेक्टर है और ए एक पोजीशन वेक्टर है, और दोनों को घटाने पर प्लेन में वेक्टर आ गया, और प्लेन में मैंने कल बोला था कि 8:40 तक प्लीज आ जाओ, बोला रखता। कोशिश करो थोड़ा सा जल्दी आने के लिए। देखो अब आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो है ना, वो प्लेन में पाए जाने वाला वेक्टर है, और प्लेन में पाए जाने वाले वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ, तो 100% डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो बस इतनी सी बात समझ लो कि यहाँ पर और ये होती है इक्वेशन 3D में वेक्टर फॉर्म में प्लेन की लिखी होती है। और ये बनाओ डायग्राम। कोई बात नहीं करो भाई, एक तो लेट आ रहे हो। n वेक्टरों की संख्या परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन, प्लेन के लंबवत पाए जाने वाला वेक्टर है जो कि प्लेन की डायरेक्शन को एसिमिलेट करता है। अभी दोबारा समझा दूंगा, एक बार लिख लो बस आप लोग।
डॉट प्रोडक्ट के लिए। लिख लिया भाई सभी ने? देखो मेरी बात सुनो दोबारा से। मैं जो कह रहा हूँ, जैसे जो लोग आए थे अभी भी, मेरी बात सुनो ध्यान से। जब भी प्लेन में प्लेन की बात की जाएगी, जैसे एक बात बताओ, 3D में लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत थी। एक तो लाइन किस बिंदु से पास कर रही है पता हो जाए, और लाइन किसके पैरेलल है ये पता हो जाए। दो चीजें पता हो तो लाइन की इक्वेशन आसानी से निकाल लेते थे हम लोग। r माइनस ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स b वेक्टर करते थे, लाइन आ जाती थी। अरे इधर सुन लो, चलिए अब सुनो मेरी बात। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए, प्लेन की अगर समीकरण निकालनी है 3D में, तो सबसे पहली बात यह है कि प्लेन में अगर डायरेक्शन वेक्टर्स की बात की जाए तो प्लेन में तो बहुत सारे वेक्टर्स बनाए जा सकते हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन के होंगे। मतलब इनफाइनाइट डायरेक्शन के वेक्टर्स बनाए जा सकते हैं प्लेन के अंदर, अगर हम कंसीडरेशन लेके चलें। लेकिन प्लेन के लंबवत तो एक ही वेक्टर पाया जाएगा। कोई प्लेन ऐसा हो सकता है जिसके दो परपेंडिकुलर वेक्टर डिफरेंट हों, कभी नहीं निकाल पाओगे। तो जब भी प्लेन की डायरेक्शन से रिलेटेड बात की जाती है तो प्लेन के लंबवत वेक्टर को ही कंसीडरेशन में लिया जाएगा। जैसे कि अगर तुम चाहते हो कि प्लेन फिक्स हो जाए, तो प्लेन को फिक्स करने का तरीका प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर को फिक्स कर दो, क्योंकि कोई भी दो डिफरेंट प्लेन ऐसे नहीं हो सकते जो कि सेम परपेंडिकुलर वेक्टर रखें। एक प्लेन पर एक ही परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा और बाकी के जितने भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स आएंगे ना, वो सब कोलिनियर या पैरेलल होंगे। तो अलग अलग तो हो गए नहीं, सेम ही हो गए। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्वेश्चन में तुम्हें दिया जाएगा प्लेन के लंबवत वेक्टर दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि ये वेक्टर है प्लेन के लंबवत है या प्लेन इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है। फिर तुम्हें प्लेन में एक पोजीशन वेक्टर दे दिया जाएगा। तो प्लेन में लेट अस सपोज प्लेन में एक ओरिजिन पॉइंट है हमारा, वहां से आपने 3D स्पेस में एक पॉइंट है ए, जैसे कि यहाँ पे, जैसे आप यहाँ खड़े हो प्लेन पर और ये है, ये पोजीशन वेक्टर है ए। अब तुम क्या करोगे, एक पोजीशन वेक्टर r मानोगे अपनी तरफ से। r क्या काम करेगा, r का काम है तुम्हारे प्लेन को बनाना, पूरे प्लेन को तैयार करेगा। तो r एक जर्नल वेक्टर है जो कि पूरे प्लेन पर मूव करेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे प्लेन पर ही रहेगा, मूव करेगा। r में से, r के पोजीशन वेक्टर में से अगर a का पोजीशन वेक्टर घटा दिया तुमने, r के पोजीशन वेक्टर में से a का पोजीशन वेक्टर अगर घटा दें तो प्लेन में एक वेक्टर आ जाएगा। ध्यान से समझना, दो पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने पर एक वेक्टर तैयार होता है, ये मैंने शुरुआत में बताई थी बात। तो दो पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके एक वेक्टर तैयार होगा जो प्लेन में पाया जाएगा। और प्लेन में पाए जाने वाले वेक्टर का अगर प्लेन के लंबवत वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो जीरो पाया जाएगा। यही समीकरण होती है, बस याद रखने का ये तरीका है कि जर्नल वेक्टर में से पॉइंट वेक्टर को घटाओ और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, प्लेन के लंबवत वेक्टर के साथ जीरो पाया जाएगा। यही समीकरण होती है प्लेन की वेक्टर फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। अब मेरी बात समझो कि मान लो मैंने ए जो है, ए वेक्टर है, उसके कोऑर्डिनेट्स तुम्हें बोल दिए a1 i a2 j a3 के, और r के कोऑर्डिनेट्स मैंने बोल दिए तुम्हें ये x y z xi yj और z के, और परपेंडिकुलर वेक्टर दे दिया n1 i n2 j n3 के। तो मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारा क्या काम है कि ये तो वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन थी, तुम्हें इसमें ये सारे पॉइंट्स रखने के बाद में इसकी कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन तैयार करो। जैसे 3D में तुमने इस वेक्टर फॉर्म में इसकी लाइन की क्या पढ़ रखी थी कि r माइनस ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, और एक तुमने पढ़ी थी x माइनस a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू y माइनस a2 अपॉन b2 बराबर z माइनस a3 अपॉन b3 बराबर लैम्डा, पढ़ा था। बस तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा अभी ये काम है कि ये वेक्टर फॉर्म इक्वेशन है, इसमें उठा के पॉइंट्स रिप्लेस कराओ और मेरे को कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन बताओ प्लेन की सोल्व करके। अभी जस्ट करो काम इतना।
जल्दी करो बेटे काम करो। बस इसमें ही रखना है। हाँ बस उठा के ये पॉइंट ये 3 वेक्टर दे दिए, उठा के इसमें रिप्लेस करा दो, हो जाएगा काम। सिचुएशन बनेगी कुछ इस तरीके की। ये n वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लोगे, n वेक्टर आएगा वहाँ पे n1 i n2 j n3 डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे i का i से j का j से k का k से करो। पहले ये होता है, ये बात समझ में आ गई। n1x n2y n3z दिमाग दौड़ाते चलना पीछे, अभी लिखना बंद करो, ध्यान से देखो यहाँ पे चीजें बतानी है मुझे। n1x n2y n3z अब क्या होगा ध्यान से सुनना, a1 n1 a2 n2 a3 n3 और सब माइनस में आएंगे, उनको उधर फेंक दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो उधर देखो a1 n1 a2 n2, तुम एक बात बताओ a1 a2 a3 ये नंबर्स हैं, n1 n2 n3 ये भी नंबर्स हैं। जब पूरा एक नंबर आएगा जिसको बोला जाता है कांस्टेंट नंबर d या कुछ भी बोल सकते हो तुम। और ध्यान से सुनो, जर्नल इक्वेशन तुम्हारी जो उसकी होती है 2D में तुम इक्वेशन लाइन की क्या पढ़ते हो, लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax + by + c = 0। बस प्लेन की इक्वेशन होती है ax + by + cz और ये बेटा d - d में कोई अंतर नहीं है, इसको इधर ले जाकर +d, ये प्लेन की इक्वेशन होती है कार्टेशियन फॉर्म में। अब हुआ क्या इसमें, दिमाग दौड़ाओ कि तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए, ये प्लेन की इक्वेशन है, क्यों इसमें तीसरी डायमेंशन भी आ गई। जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है, तुम अगर इस चीज को यहाँ से देखते हो केवल इधर से तो तुम्हें लाइन नजर आएगी, हल्का सा घूम जाओ तुम्हें प्लेन नजर आएगा, है क्योंकि एक्चुअल में प्लेन ही था ये, तुम लग रही थी तुम्हें लाइन, क्योंकि तीसरी डायमेंशन तुमने कंसिडरेशन ही नहीं लिया था। तो तीसरी डायमेंशन ध्यान से सुनना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तीसरी डायमेंशन अगर तुम सी जेड ले लेते हो और फिर एक कांस्टेंट टर्म आता है, जैसे मान लो इसे हटा दूं मैं, तो तुम लिखते थे ax + by + c = 0। अब क्या हुआ, ax + by + cz + d = 0। अब इसमें कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो तुम साफ साफ समझ पा रहे हो कि x y z के जो गुणांक होते हैं, जो कोफिशिएंट होते हैं, वो डायरेक्टली प्लेन के लंबवत वेक्टर को इंडिकेट करते हैं। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि तुम सोचो n1 n2 n3
ये एक्स वाई जेड के गुणांक हैं और ये डायरेक्टली प्लेन के लंबवत वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि अगर ये प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, तो इस प्लेन के लंबवत पाए जाने वाला वेक्टर होगा a1 ai bj ck। नहीं समझ आया? तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर n वेक्टर आ गया ai bj ck। तो एक बात बताओ, प्लेन की अगर इक्वेशन कभी तुम्हें दी जाए कभी भी, तो तुम डायरेक्टली प्लेन की इक्वेशन देख के उसके परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं निकाल सकते? उसे देख के निकाल सकते हो। हाँ, डी से तुम्हें पता नहीं चलेगा कुछ भी ज्यादा, लेकिन एक बात क्लियर है कि एक्स वाई जेड इन तीनों के गुणांक से तुरंत क्लियर हो रहा है कि प्लेन के लंबवत वेक्टर कौन सा है। जैसे मान लो एक प्लेन दे रखा है तुम्हें 2x - 3y + 4z + 3 = 0, तो ये प्लेन की इक्वेशन है। अब प्लेन के लंबवत वेक्टर देख के समझ में आ रहा है 2i - 3j + 4 के बराबर है। दिख गया? लिख लो भाई ये सब चीजें। और ये कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन है, ये वेक्टर फॉर्म इक्वेशन है, कोई भी रटनी नहीं है, सारी समझनी है ढंग से, तभी क्वेश्चन निकलेंगे, वरना क्वेश्चन में फंस जाओगे। ठीक है भाई। डी का ज्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, डी से ज्यादा कोई खेल नहीं, वो नंबर आएगा कुछ ना कुछ, और नंबर का बस यही मतलब है कि मतलब उससे कुछ हम पता नहीं कर सकते ज्यादा, लेकिन एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट देख के पता चल रहा है कि लंबवत वेक्टर क्या हुआ। ठीक है, ये बात याद रखनी। अब इसी से रिलेटेड कुछ चीजें हम कोऑर्डिनेट्स में घुस जाएंगे, और कोऑर्डिनेट से रिलेटेड कुछ चीजें जो हमने पढ़ी वो यहाँ अप्लाई करेंगे। जैसे एक बात सुनो, सभी लोग ध्यान से तुमसे चलना, वेक्टर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साथ में चलेगी। जहां भी कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन की बात होगी वहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अप्लाई हो सकती है। जैसे तुम सोचो, तुमने एक इक्वेशन पढ़ रखी है ax + by + c = 0, ये 2D में पढ़ते हो, तो सुनते चलना ध्यान से, ये 2D में तुम पढ़ते हो, ये लाइन की समीकरण होती है। मैं तुमसे पूछूं कि इस पर x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की फॉर्म में से लिखो, तो तुम किस तरीके से लिखते हो? x/- cy प्लस y/(1) ध्यान करो, एक इक्वेशन पढ़ा कि x/a + y/b = 1, तो तुम सोचो x का गुणांक 1 होना चाहिए, y का गुणांक 1 होना चाहिए, और उस तरफ भी 1 होना चाहिए। अगर ये तीनों 1 हो जाए तो x के नीचे लिखी हुई जो चीज है वो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड होगा, y के नीचे लिखी हुई जो चीज है वो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड होगा। सेम काम प्लेन में भी होता है। दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा अपना। ये प्लेन है, इस तरीके से कटिंग हो रही है, तो ये तो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है इसका, ये y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है, ये z अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को इसमें लेके आए, तो दिमाग दौड़ाओ, ये इस तरीके से नहीं लिख सकता x/- d/a y/-d/b और z/-d/c = 1। तो -d/a x अक्ष पर काटा गया
प्लेन के द्वारा अंतःखंड, माइनस डी बाई वाई एक्स पर काटा गया प्लेन के द्वारा अंतःखंड, और माइनस डी बाई सी जेड एक्स पर काटा गया प्लेन के द्वारा अंतःखंड। समझ में आया? लिख लो भाई जी। और मुझे बताओ कि वो जो दे रखा है मैंने प्लेन, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाइयां बताओ मेरे को उसकी, वो जो प्लेन मैंने दे रखा है। अरे करके दिखाओ ना। सही है। अरे यार एक्चुअली क्या ना, पहले रखी रहेगी ना तो इस चक्कर में। तो यहाँ तक खेल समझ में आ गया तुम्हें? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अब वो जो प्लेन दे रखा है उसमें तुम 3 को तो उधर ले जाओ और फिर उसको डिवाइड कर दो, तो फोटो बनेगी कैसी उसकी? और देखना ध्यान से समझना, कोफिशिएंट 1 करना है, पॉजिटिव में 1, तो प्लस y अपॉन 1 हो गया। समझ में आई कितना हो गया? हाँ, प्लस z अपॉन b, ठीक है। और देखो अंतःखंड पूछे जाए तो अलग बात है, लंबाइयां पूछी जाए तो मॉडुलस लगा देंगे। तो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड तो ये हो गया -3/2, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 1 हो गया, और -3/4 z अक्ष पर काटा गया अंतःखंड आ गया। ठीक है, पल्ले पड़ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब उसके बाद एक चीज और समझो यहाँ पर, 2D में तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी है, तुमने पढ़ा है कि 2 लाइन अगर पैरेलल होती हैं, सभी लोग ध्यान से समझे चलो। तो पैरेलल लाइन होने के लिए कंडीशन क्या है कि x का गुणांक और y के गुणांक का रेशियो तो सेम हो, कांस्टेंट डिफर करे तभी तो लाइन ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो इस पहली लाइन की इक्वेशन अगर मैं मान लूं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, या केवल a और केवल b प्लस c1, और यहाँ आ जाओ ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0। तुम लोगों ने ये दो पैरेलल लाइन हो गई, क्योंकि इसकी प्रवणता के बराबर है, केवल कांस्टेंट टर्म डिफर होने की से भी वो छक्के ऊपर चली गई। अब ये हुआ इसमें, अब डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की जाती है, तो तुमने सीखा कि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस कर दो और उनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। तो फोटो बनता कैसा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का? मॉडुलस c1 माइनस c2 स्क्वायर रूट, ये पढ़ा है तुमने पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। लेकिन अब पैरेलल लाइन नहीं है, अब पैरेलल प्लेन टंगे हुए हैं, पैरेलल प्लेन टंगे हुए हैं। और ध्यान से सुनो, पैरेलल अगर ये प्लेन है ना, तो इन दोनों ये दो पैरेलल प्लेन इनके लंबवत वेक्टर भी यूनिक पाया जाएगा। तो एक बात क्या क्लियर हुई कि डायरेक्शन, प्लेन को डायरेक्शन देने वाला कौन होता है? उसका लंबवत वेक्टर, और वो यूनिक है। तो मतलब लंबवत वेक्टर यूनिक होने का मतलब समझो कि x, y और z के कोफिशिएंट चेंज नहीं होने, चेंज होगा d, एक में आएगा d1, एक में आएगा d2। तो इस प्लेन के ऊपर वाले जो टंगा हुआ प्लेन है, इसकी इक्वेशन हो जाएगी ax d1 बराबर d2, और नीचे वाले की होगी ax d2 बराबर d2। और तुम्हें बस केवल एक काम करना है बेटा, d2 में से d1 घटा के इनके इंडिविजुअल के स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट ले लो, नीचे पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी इनके बीच की। कैपिटल D बोल रहा हूँ उस डिस्टेंस को मैं, और ये D आएगा मॉडुलस d1 माइनस d2 अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर।
भाई ये सब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सारे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3D अटैच हो रहा है पूरा। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ कि एक चीज और सीखी है तुमने इसमें 2D में, वो चीज क्या सीखी है तुमने कि जैसे मान लो ये लाइन है और कोई बिंदु दे रखा है P यहाँ पे, ठीक है, तो इस P के कोऑर्डिनेट जो भी होते थे इससे तुम इस पर क्या कराते थे, लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला सीखा था हम लोगों ने। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर ये पॉइंट x1 y1 होता है तो d का फॉर्मूला तुम लोगों ने क्या सीख रखा था वहां पर, ax1 by1 प्लस c अपॉन, बस फर्क इतना ही, 3D का पॉइंट और ये प्लेन बन जाएगा। मतलब प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन तो मान लो अपनी तरफ से ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर, तो किसी बिंदु से 3D में कोई बिंदु हो से प्लेन पर डाले गए लंब की लंबाई का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया d बराबर सेट करिए, उठा के बिंदु को पहले प्लेन में रखो डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द 3D पॉइंट टू द प्लेन के फॉर्मूला आ गया इसका 3D में। तीसरी डायमेंशन इन्वॉल्व हो जाएगी बस इसमें z, बाकी वही चलेगा सिस्टम जो 2D में चलता है। हो गया ये? तो ये सब फॉर्मूले आपको 2D के थ्रू याद रखने हैं, ठीक है ना, अलग से ज़्यादा नहीं करना है, इसलिए मैंने लिंक करके याद करा दिए हैं, सब याद बने रहेंगे, ठीक है। अब ये बात तो हो गई यहाँ तक। अब एक बात थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि जैसे प्लेन है हमारे पास में, दिमाग दौड़ा थोड़ा सा कि कितने
कितने तरीके से बात की जा सकती है। तुम सोचो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, जैसे 2D में लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए या तो प्रवणता दे दो या बिंदु दे दो, या फिर लाइन पर 2 बिंदु दे दो, तब आ जाती थी। प्लेन में भी ऐसे ही लफड़ा चलता है, प्लेन की लंबवत वेक्टर दे दो और एक पोजीशन वेक्टर दे दो तो निकाल देंगे। और मान लो प्लेन की लंबवत वेक्टर नहीं है तो प्लेन में 2 वेक्टर दे दो। फायदा क्या होगा, अगर प्लेन में 2 वेक्टर मिल गए तो प्लेन के लंबवत वेक्टर हम खुद निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि एक वो प्लेन बताओ जिसमें ए बी और बी सी वेक्टर हैं, तो तुम कहोगे ए बी और बी सी का क्रॉस करके तो मैं परपेंडिकुलर वेक्टर पता करूंगा और किसी भी एक वेक्टर को अपने जनरल वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, काम खत्म हो गया। अब इसमें भी कुछ चीजें समझने की कोशिश करो कि प्लेन अगर दे रखा है, प्लेन में 2 वेक्टर दिए हुए हैं वो बात अलग होती है, और प्लेन में 3 पोजीशन वेक्टर दिए तो बात अलग है। सुनो, क्योंकि 3 पोजीशन वेक्टर से 2 वेक्टर तैयार होंगे। एक सेकंड रुकना, देखो मेरी बात सुन लो। अभी तो केवल वेक्टर्स की बात करते हैं कि प्लेन में 2 वेक्टर दे रखे हैं। मान लो प्लेन में 2 वेक्टर्स हैं, एक इस तरीके से है और एक इस तरीके से। एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, तो एक जनरल वेक्टर हमने अपनी तरफ से मान लेंगे आर वेक्टर। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर पकड़ने के लिए इन दोनों वेक्टर्स का क्या करने वाले हैं, क्रॉस। प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर हाथ में आएगा हमारे, और किसी भी वेक्टर को घटा के प्लेन में वेक्टर आ गया, और प्लेन में जो वेक्टर आया उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ, तो 100% कितना आएगा, 0। और डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये इक्वेशन हो गई प्लेन की। प्लेन की इक्वेशन कब हो गई, जब प्लेन में 2 वेक्टर्स दिए हैं। तो लिख लो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म व्हेन 2 वेक्टर्स आर गिवन इन अ प्लेन। ठीक है, पहले ये लिख लो, फिर मैं लिखा देता हूं यहां पे इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन 3D, यहाँ पर 3D स्पेस 2 डिफरेंट वेक्टर्स इन द प्लेन इज गिवन। 2 वेक्टर्स प्लेन में, ध्यान से सुन लेना, फिर दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ये पोजीशन वेक्टर्स नहीं है, ये वेक्टर है अपने आप में। ठीक है, हाँ, वेक्टर होना अलग बात होती है, पोजीशन वेक्टर होना अलग बात है। अब लिखो अगला इसमें सेक्शन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 3 different position vectors, passing through 3 different position vectors, 3 different position
vectors where position vectors are p vector, q vector and s vector. p vector, q vector and s vector और पॉइंट है इनके p q s, ये पॉइंट है ना। और 3D स्पेस में ये मान लो 3D प्लेन है, इसमें 3 पॉइंट डले हुए हैं, पॉइंट। अब ध्यान से सुनना, ये पॉइंट है, अपने आप में पोजीशन वेक्टर है। तो मान लो कि यहाँ कहीं ओरिजिन है और ये पॉइंट है P, ये Q, ये S है, और इनके इंडिविजुअल ओरिजिन होने की वजह से ये एक पोजीशन वेक्टर आया, एक पोजीशन वेक्टर प्लेन में ये आया, एक पोजीशन वेक्टर ये आया। ये पोजीशन वेक्टर है। अब मैं क्या करूंगा, इनसे प्लेन पास कर रहा है, तो मैं जब पी क्यू निकालूंगा तब आएगा वेक्टर। तो पी क्यू निकालने के लिए क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पी का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्यू माइनस पी, ये वेक्टर आया प्लेन में, ये है पी क्यू, प्लेन में वेक्टर आया है अभी। इसी तरीके से मैं निकालूंगा क्यू एस, तो एस वेक्टर पोजीशन वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, ये दूसरा आया क्यू एस, और ये आए हैं वेक्टर्स। इन वेक्टर्स का क्रॉस करके इस प्लेन के लंबवत वेक्टर पता किया जाएगा। प्लेन के लंबवत वेक्टर आया, अब प्लेन के लंबवत वेक्टर मिल गया। अब जर्नल वेक्टर अपनी तरफ से कोई मान लो r, उसमें से चाहे p घटाओ, चाहे q, चाहे s, कोई दिक्कत नहीं है। यहां मान लो r, किसी को भी घटा दो, पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉइंट वाला तो पहला, सबसे पहला आर्टिकल क्या था, r माइनस ए डॉट करके। क्योंकि ध्यान से सुनो, क्यों कह रहा हूं पॉइंट घटाने की, पॉइंट घटाने की मेरे भाई इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर r में से कोई भी पॉइंट घटाओगे तभी तो वेक्टर आएगा जो प्लेन में पाया जाएगा। तो बस ये r वेक्टर मान लो तुम अपनी तरफ से, ये r पॉइंट है, और r में से p घटाओ q या s, मैं घटा देता हूं r वेक्टर माइनस p वेक्टर, ये प्लेन में पाया जाने वाला वेक्टर है। और प्लेन में पाए जाने वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा pq वेक्टर इनटू qs वेक्टर बराबर ये कितना है, और ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है जब 3 बिंदु दे रखे हैं प्लेन में और 2 वेक्टर दे रखे हैं, वो पिछला वाला था, नहीं समझ आया, लिख लो भाई। r माइनस qs भी प्लेन में पाया जाएगा, qs या pq क्या बेटा, ये pq वेक्टर अगर निकालना है तुम्हें, तो q के पोजीशन वेक्टर में से p का पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे। पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में अंतर होता है। ये पहला दिन था मेरा वेक्टर का, जिसमें कम से कम 20 मिनट खाया हुआ मैं, और बोला हुआ चिक चिक के कि पोजीशन वेक्टर और वेक्टर अलग होते हैं। मुझे पता है ना कि यहाँ पे कैसा झोल, अगर वो नहीं सिखाता उस टाइम पे, तो इस टाइम पे तुम प्राण पी जाते मेरे कि सर क्या क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। मैं अपनी विविधताओं को बचा के चलता हूँ मैं पहले से, इसीलिए। ये 2-2 लाइनों में तुम्हें जो इक्वेशन समझ में आ रही है ना बेटा, ये अगर बुक में देखोगे ना तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा।
इन्हीं चीज़ों को छोटी छोटी बातें तुम्हें लग रहा है ये तो बहुत आसान है इस वजह से क्योंकि समझाया इस तरीके से जा रहा है, वरना झूल जाएगा दिमाग फॉर्मूले याद करते करते। कितने फॉर्मूले याद करोगे 3D वेक्टर में? लिख लिया? देखो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ये है बेटा सिस्टम। अब ध्यान से समझो, जैसे मान लो तुम्हारे पास में ये प्लेन है और प्लेन किसी सर्टेन एंगल पे झुके हुए हैं, तुमने क्या किया, इस प्लेन पर लंब गिराया, इस पर लंब गिराया, इन लंबों के बीच में जो एंगल आएगा वही प्लेनों के बीच के एंगल पाया जाएगा। और ध्यान से सुनो, प्लेन की अगर इक्वेशन पता हो तो लंब हमें निकालना आता है देखते ही। तो इस प्लेन की इक्वेशन अगर दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, और इस प्लेन की इक्वेशन है a2x b2y c2z प्लस d2 बराबर 0। तो बेटा प्लेन के लंबवत वेक्टर हमें दिख गया साफ साफ। ये वेक्टर क्या आया, a1i b1j c1k, और ये वेक्टर क्या है, a2i प्लस b2j c3k। और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है हमें, तो cos i यहाँ पर भाई अब जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई का आई से जे का जैसे के का कैसे डिवाइडेड है इनका इंडिविजुअल मॉडुलस। तो दिमाग तोड़ा ना, a1 a2 b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर के अंदर ये एंगल बिटवीन प्लेन्स का फॉर्मूला हो गया है ना। एंगल बिटवीन टू प्लेन बना लो। ये बुक्स बेटा इस तरीके से है, मतलब बुक खुली हुई है ऐसे करके। हाँ हाँ बस 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 यही समझना चाहता हूँ। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें बतानी है, अभी लिख लो पहले।
क्या थर्ड का क्या ये कोऑर्डिनेट कोरोना लो एक्चुअल में क्या है, ये मैंने पहले परचेज की थी। कोरोना से पहले हाँ तो तब तो पता होती तो बताइए जो तुमने कुछ बनाएगा मैंने पहले परचेज की थी और फिर बाद में ये हो तो मैंने कहा अब ये खराब तो नहीं होनी चाहिए, पहन तो लूँगा ही मैं। और वैसे भी फिर मैंने इसके बारे में विकिपीडिया पर पढ़ा था नेट पे। ये एक्चुअल में एक रिजॉर्ट है कैलिफोर्निया में। तो आज देखा था रिजॉर्ट को देखो रिजॉर्ट है, बीच वगैरह है वहाँ पर कैलिफोर्निया में, उसका नाम है कोरोनाडो बीच। पानी तोड़ने अच्छा अब मेरी बात सुनो यहाँ पर ध्यान से। लिख लिया? एक बात सुनो ध्यान से कि जैसे कि एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी फैमिली ऑफ लाइन करके, तो उसमें क्या होता था कि दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली करोड़ों लाइन की एक इक्वेशन लिखी थी। वो एक इक्वेशन क्या आती थी, पहली लाइन प्लस लैम्डा टाइम दूसरी लाइन बराबर 0, सारी लाइन आ जाती थी। लैम्डा घुमाते थे पूरा ये घूम जाता था 360। इसी तरीके से इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन जो है ये उससे पास करने वाले करोड़ों और खरबों जो प्लेन आएंगे, ये जितने भी प्लेन सब आएंगे इनकी एक ही इक्वेशन आएगी, P1 प्लेन 1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। उसको कहते हैं फैमिली ऑफ प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दवा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खूब पूछा जाता है आईटी फैमिली ऑफ प्लेन। समझ में आ गया तुम्हें? यानी कि ये बुक है जो किताब है तुम्हारी, उसके ये जो है टचिंग ये सिस्टम जो है, इससे कितने प्लेन निकल रहे हैं, इन सबकी इंडिविजुअल इक्वेशन है। पहला पन्ना प्लस लैम्डा टाइम दूसरा पन्ना बराबर सारे आ गए। हाँ मतलब ऐसा होता है सिस्टम, जे प्लेन का है किताब। अच्छा यहाँ पर हल्की सी एक बात और समझने की कोशिश करो, अगर पकड़ पाओ तुम पकड़ ही जाओगे। सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई प्लेन है तो प्लेन का जो सरफेस एंडिंग पॉइंट ही का ही है। हर प्लेन का जो सरफेस एंडिंग पॉइंट होता है वो लाइन होती है 3D में। बताओ, हर प्लेन का जो सरफेस एंडिंग पॉइंट होगा, जहां सरफेस खत्म हो रही होगी, अगर उसे ध्यान से देखोगे तो लाइन ही तो है वो। तो ये जो है बीच में, इसको अगर नाम दे दिया जाए थोड़ी देर के MN, तो ये MN जो है वो 3D में लाइन नहीं है क्या? 3D में एक लाइन है ये, और 3D में अगर ये लाइन है केवल, तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये जो MN है वो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर, ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर पाया जाएगा। एक बात सुनो इधर ध्यान से देखो, ये प्लेन है, ये सरफेस, ये लाइन है, मैं ऐसे खड़ा हूं यहाँ पर। अब इस प्लेन का इस लाइन की डायरेक्शन वेक्टर के साथ में कितना एंगल है 90? बताओ। ये 3D में लाइन है, इसको डायरेक्शन देने वाला वेक्टर होगा B वेक्टर, और मैं प्लेन के परपेंडिकुलर हूं, तो 90 डिग्री एंगल है अभी भी। इस प्लेन में पाए जाने वाले सारे वेक्टर तो होंगे 90। कॉर्नर जो लाइन है उससे भी मेरा जो डायरेक्शन वेक्टर है मेरे परपेंडिकुलर है 90 मेंटेन करेगा। ये बात भी विशेष ध्यान रखना कि ये जो MN लाइन है वो प्लेन के कॉम्बिनेशन, ध्यान से समझना, जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे एक लाइन बनाएंगे। कोई भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करा लो, लाइन बनके तैयार हो जाएगी। तो P1 और P2 की हेल्प से MN तैयार हो रहा है,
और mn जो लाइन है वो दोनों प्लेन के लंबवत वेक्टर के भी लंबवत पाया जाएगा। तुम तो हाथ में अगर एक प्लेन है तो ये लाइन दिखाई तो लाइन दिख रही है या mn? अब ये mn जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर और mn की डायरेक्शन वेक्टर के बीच में भी तो 90 डिग्री एंगल ही है। आप अभी कह रहे थे कि एक वेक्टर तो ये लाइन दिखाई दे रही है, अब कह रहे दो है तो सब लाइन दिखाई दे रही है। दो वेक्टर। एक बात बताओ कि ये प्लेन है एक, हाँ अब दूसरा प्लेन कोई इंटरसेक्ट, एक तो कॉर्नर है, कॉर्नर लाइन है, दूसरा प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तभी तो दो प्लेन इंटरसेक्ट करने पर ही तो एक लाइन बन के तैयार होगी। दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो एक लाइन आएगी बीच में। हाँ वही तो कह रहा हूं। और प्लेन अगर केवल एक प्लेन है तो उसका एक कॉर्नर लाइन होता ही अपने आप में। तो ये बातें हैं फैमिली ऑफ लाइन और फैमिली ऑफ प्लेन्स और ये सब चीजें, ये तो मैं एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स और फैमिली ऑफ प्लेन्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और इन पर घुमा तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीके से वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। अब हमारा एक आर्टिकल और बचता है इसमें, लिखो उसको, एंगल बिटवीन 3D स्ट्रेट लाइन एंड अ प्लेन। अब कंबाइंड चलेगा प्रोसेस, एंगल बिटवीन 3D स्ट्रेट लाइन एंगल बिटवीन 3D स्ट्रेट लाइन एंड अ गिवन प्लेन। जैसा मान लो ये है सिस्टम, एक प्लेन है जिसमें से बीच में से लाइन पास कर रही है। अब प्लेन के बीच में से अगर लाइन पास कर रही है तो लाइन को डायरेक्शन देने वाला वेक्टर है कोई ना कोई। तो प्लेन और लाइन के बीच में तो ये एंगल है ना, प्लेन और लाइन के बीच में तो ये एंगल माना जाएगा, लेकिन प्लेन को डायरेक्शन देने वाला वेक्टर तो हमारा n होता है। तो हम क्या करते हैं, निकालेंगे हम इसको, यानी कि b वेक्टर, ध्यान से सुनना, b वेक्टर और n वेक्टर के बीच में जो भी एंगल आए उसको 90 में से घटा दिया जाए तो काम हो जाएगा। तो बस केवल एक काम है कि ये जो एंगल दे रखा है वो है कितना, और तुम तो केवल 90 माइनस i पता करने की कोशिश करो, क्योंकि b वेक्टर और n वेक्टर के बीच का एंगल 90 माइनस i है। तो cos 90 माइनस फाई बराबर हो जाएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और इंडिविजुअल का मॉडुलस। ठीक है, कम और ये साइन में तैयार हो जाता है, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा कितना मेंटेन करता है। लिख लो ये एंगल बिटवीन 3D
any straight line and a given plane, और ध्यान से समझ लेना, प्लेन की समीकरण दे रखी होगी तो प्लेन के लंबवत वेक्टर हम आंखों से देख के निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, और बेटा फाइनली तुम्हारा 3D वेक्टर दोनों खत्म हो गया आज। ठीक है, अब सुनो, इसमें मेरी बात सुनो। प्लेन आज ही स्टार्ट हुआ था ये। मैं तुमसे कहता हूँ ना, टाइम से आना शुरू करो। टाइम से आओगे तो मेरे को पूरी क्लास भरी हुई नजर आएगी तो पढ़ाने का मन करता है फिर। अब सुनो मेरी बात, करना क्या है तुम्हें, जाके पूरा का ध्यान से सुनना, पूरा वेक्टर ढंग से प्रॉपर तरीके से एक एक चीज को खोलते हुए ढंग से तैयार करो। थ्योरी उसकी ढंग से पढ़ाई करो एक एक चीज को, क्योंकि ऐसी तरीके से पढ़ाया गया है एक एक चीज को बताते हुए। और 3D की जो भी थ्योरी मैंने कराई है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन, 3D में स्ट्रेट लाइन निकालने के तरीके, लाइंस के बीच का एंगल, लाइन दे रखी है तो पॉइंट कैसे निकालते हैं, पॉइंट दे रखा लाइन वगैरह, ये सब चीज़ें देख लो। और आज जो पढ़ाया है मैंने, इसको घर पर जाकर ठीक ठाक तरीके से रिवाइज करो। एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हुए, खोलते हुए, खोल के देखो उन्हें कि अच्छा ये दे रखा है तो ये कैसे आएगा। ध्यान से समझो, डायग्राम के साथ पढ़ाने का सेंस केवल इतना ही है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा सकता हूँ। ये डायग्राम से पढ़ाने का समझो मतलब ये कारण ये है कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन 3D वेक्टर का बिना डायग्राम के नहीं करना है। आप ये मान के चलना कि चाहे कितना भी सिंपल क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले डायग्राम जरूर बनाएं। आपको दिखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, और जब तक आपको दिखेगा नहीं कि आप क्या कर रहे हो, आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। और कंपटीशन में अंधेरे में तीर चलाना बहुत दुविधाजनक होता है, क्योंकि आंसर बेटा ये भाग के हाईवे पार करने वाली बात है कि जय श्री राम बोला और निकल गए, अल्लाह अकबर बोला निकल गए। बेटा किसी दिन अगर अंटे चढ़े तो अट्टे चढ़े, और ज़्यादातर अंटे चढ़ता आदमी ऐसा। तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि चीज़ों को फॉर्मूला बेस्ड रटने की कोशिश मत करना, वरना परेशान हो जाओगे। जिस तरीके से पढ़ाई गई है चीज़ें, उसी तरीके से दिमाग में सेट रहने देना। केवल तुम्हारा ये टीचर का केवल काम है तुम्हें टूल्स देना, उसने टूल्स दे दिए तुम्हें। अब टूल्स को तुम्हें यूज़ करना आना चाहिए। जो तुम अपने से खुद करते 3D को, तो तुम्हें कितना टाइम लगता है इसे करने में। मैंने 2 दिन में 3D करा दिया और IIT के क्वेश्चन निकलने लग जाएं। यहाँ टीचर का रोल आता है। अब तुम प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन लगाओगे ना, अगर तुमने मेरी केवल थ्योरी ढंग से सुन रखी है बढ़िया तरीके से, तो तुम्हारा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। तुम कहोगे कि ये तो हो जाएगा क्वेश्चन आसानी से। तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसमें अपने फंडे घुसाने की कोशिश मत करना कि अपना कुछ तीर उसमें मतलब नमक मिर्च लगाने की। जितना पढ़ाया है उतना पकड़ो और उसी को यूज़ करना सीखो कि क्वेश्चन किस तरीके से फोड़ने हैं, क्योंकि मेन मुद्दा हमारा क्वेश्चन फोड़ना है। और क्वेश्चन तभी फूटेंगे जब तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देख के हाईवे पार किया जाता है, भाग के नहीं। समझ रहे हो? हाईवे देख के पार करो, भाग के नहीं। और किसी अंधे कॉन्फिडेंस में आने की जरूरत नहीं है कि भगवान का नाम लिया, अल्लाह अकबर और निकल के बाहर, जय श्री राम पार। तो कभी कभी तो पार हो जाएगा हाईवे ऐसे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आंखों को खोलो, ढंग से पढ़ाई करो एक एक चीज़ को। फॉर्मूला एकदम ढंग से तुम्हें तैयार, तुम्हें विजुलाइज होना चाहिए। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊँ एक बात, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ जी, कोई मजाक वाला मुद्दा नहीं है, इसे सोच समझ के डाला गया हुआ। तुमने सुपर 30 जो मूवी देखी उसमें साफ साफ वो बोलता है, इसे मजाक का मुद्दा बनाने लोग सोच रहे हैं ये मजाक है। मजाक नहीं है, ये फैक्ट है। वो कहता नहीं है थोड़ा मुस्कुराओ, आंखें मीचो, मन में ही फॉर्मूला बनाओ। ये मजाक नहीं है बेटा।
ये ट्रिक है, ये कंपटीशन की ट्रिक है कि आंखें मीचो, मुस्कुराओ और मन में ही फॉर्मूला बनाओ। इसका मतलब ये कलम नहीं चलानी होती है, आंखें मीचने का दिखना चाहिए फॉर्मूला। और अगर तुम्हारे साथ में ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये कि तुम अब डायग्राम में चीजें कर रहे हो, और जितना तुम ग्राफ वगैरह में समझते चले जाओगे ना, ग्राफिकल अप्रोच को पकड़ोगे। कैलकुलस में तुम देखो, तुम या तो मेरे साथ में कैलकुलस में तुम भयानक परेशान रहने वाले हो, या फिर बेहतरीन मजे में आने वाले हो कैलकुलस में। क्यों? क्योंकि मैं पूरा कैलकुलस ग्राफ पर पढ़ाऊंगा। और एडवांस में और मेंस में जिस बच्चे की ग्राफिकल अप्रोच नहीं है, वो कैलकुलस के क्वेश्चन निपटा नहीं पाएगा, क्योंकि कैलकुलस में अलजेब्रा अप्लाई कर हो तो जाती है, पता चले 1.5 पेज का क्वेश्चन निकल कर आया, और ग्राफ से 2 मिनट में उसका पता चल रहा है। तो मैं पूरा कैलकुलस ग्राफ पे पढ़ाता हूँ, कम से कम 15 दिन ग्राफ ही ग्राफ पढ़ाऊंगा मैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ये फंक्शन वो फंक्शन, ऊपर नीचे घुमाना फिराना सब सिखाऊंगा। बस तुम्हारा क्या काम है कि जो जो मैं चीज़ें सिखाता जा रहा हूँ उनको भूलना नहीं है। जो पीछे कोऑर्डिनेट भी इसी तरीके से पढ़ाई है, आगे की सारी चीज़ें इसी तरीके से चलेंगी। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें भूलना नहीं है, पीछे की चीज़ें रिवाइज करते रहो ढंग से, और आगे की चीज़ें समझते चलो, और इन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है? अगर तुम भी साथ में मेहनत करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा फिर सबका। ठीक है ना? और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, तुम लोगों का अच्छा रिजल्ट आएगा तो। ठीक है ना भाई? अब कल से इसके क्वेश्चंस का नंबर लगा लेंगे हम, थ्योरी पूरी पढ़ के आना है ना।